Hello everyone. Today we are going to start new chapter of geography, chapter 4, atmosphere. So what is atmosphere? Atmosphere is a blanket of gases that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर एक टाइप का गैसेस का ब्लैंकेट होता है जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है. एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हीट ऑफ सन एंड कोल्ड ऑफ द स्पेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट रेस्पेक्टिवली. एटमॉस्फेयर क्या करता है? अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. जो सन की हीट आती है या जो कोल्ड होता है नाइट में, उन सब से एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करके रखता है. वो अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट करता है. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो भी हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है. नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखिए. एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बहुत सारी तरह की अलग अलग गैसेस होती है, उनका मिक्सचर होता है. डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, सॉल्ट, स्मोक, बहुत सारे केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ में. जो मेन गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसमें होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सी द पिक्चर. परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस दिया है टेबल में. नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में? 78%. मीन्स जितना भी ये ग्रीन पोर्शन है पिक्चर में, ये नाइट्रोजन है. फिर ऑक्सीजन होता है 21%, जो ये ब्लू कलर दिया है, दैट इज़ ऑक्सीजन. फिर आर्गन होती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो अदर गैसेस होती है दैट इज़ 0.04%. सो ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, कितनी कौन सी गैसेस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है. अब सिग्निफिकेंस क्या होता है एटमॉस्फेयर का? जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इतनी लार्ज क्वांटिटी में, वो उसका क्या वर्क होता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रहती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. ऑक्सीजन जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि हमें लिविंग बींग्स को इसेंशियल होती है ब्रीदिंग के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं. आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है ना, कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से. और जो हीट होती है सरफेस में, उसे भी वो एब्जॉर्ब करके रखती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि अर्थ वार्म रहती है. ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है. प्रेसिपिटेशन भी होता है यहाँ पर, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके हेल्प से प्रेसिपिटेशन होता है. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से रेनफॉल और स्नोफॉल होता है. ओके. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट. अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर क्या करते हैं? ट्रैप करके रखते हैं हीट को, मीन्स पकड़ के रखते हैं हीट को, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इस ट्रैपिंग ऑफ हीट से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर ग्रीन हाउस गैसेस. ये सारी गैसेस कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस. अभी रिसेंट डिकेड्स में क्या हुआ है कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, फैक्ट्री एमिशन से, इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में. सो जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का, वो इंक्रीज हो गया है. तो इस जो होल प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ये सारा वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा. इसकी वजह से क्या होता है? जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, और एग्रीकल्चर यील्ड्स में भी चेंजेस आ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे. एग्जैक्ट थिकनेस एटमॉस्फेयर की तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती एटमॉस्फेयर में और आउटर स्पेस के बीच में. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बियॉन्ड द सरफेस ऑफ अर्थ. इतना एक्सटेंड होता है वो 1600 किलोमीटर तक. अप्रॉक्सीमेट बताया गया है, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस हम नहीं बता सकते हैं. तो जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, वो मैक्सिमम होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पर. एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम सरफेस, एयर बिकम्स रेयरफाइड. लोअर लेयर्स आर कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड बाय अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो लोअर लेयर्स होती है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड करती है अपर लेयर्स को. देयरफॉर अप टू हाइट ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 50%. सो अगर हम जब 6 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या हो, जो टोटल मास होता है एटमॉस्फेयर का, वो 50% होता है. विद इन हाइट ऑफ 32 किलोमीटर पर ये 99% हो जाता है. सो एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया है.
ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज़ पे। दिस लेयर्स आर ऑफ वैरिंग थिकनेस, सभी लेयर्स की थिकनेस अलग अलग होती है। जब हम अर्थ सरफेस से स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट लेयर जो आती है दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। सी द पिक्चर, ये नीचे अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर मतलब अर्थ के जस्ट पास में जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद वाली होती है स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर जो लास्ट लेयर है दैट इज एक्सोस्फियर। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये ट्रोपोस्फियर है 0 to 12 किलोमीटर, मीन्स अर्थ से ऊपर 12 किलोमीटर तक कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर होती है। फिर 12 से लेके 50 किलोमीटर तक होती है स्ट्रेटोस्फियर लेयर, फिर 50 से 80 किलोमीटर तक मेसोस्फियर, 80 to 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर, और 700 से लेके 10,000 किलोमीटर तक होती है एक्सोस्फियर। ओके, सो अब हम डिफरेंट इनके पढ़ेंगे। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर। इसके क्या फीचर्स होते हैं, ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है सरफेस ऑफ अर्थ की, मीन्स अर्थ सरफेस से सबसे पास में कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर होती है। ये एक्सटेंड करती है 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर तक पोल्स पर। ओके, डेंसेट होती है ये सबसे ज़्यादा, इसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में। ऑल द वेदर फिनोमेना, जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, क्लाउड्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉग, लाइटनिंग, स्टॉर्म, ये सारे जितने भी वेदर फिनोमेना ना ये सारे इसी लेयर में होते हैं। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट एट नॉर्मल लैप्स। जितना आप ऊपर जाएंगे हाइट पे एयर टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होता जाता है। सुना होगा आपने, माउंटेन एरियाज़ में जाते तो माउंटेन पे जब चढ़ते तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना। तो जितना हम हाइट पे जाएंगे एयर टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज़ भी होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है अर्थ पे, जिसकी वजह से अर्थ वार्म रहती है। और लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जो है लाइक ऑक्सीजन, इसका भी ये भी प्रेजेंट होती है इस लेयर में। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है। इसकी हाइट कितनी होती है, ये 50 किलोमीटर तक होती है। फिर ट्रोपोपोज होता है, देखिए जो बाउंड्रीज होती हैं इनकी, जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर है, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री को हम कहते हैं ट्रोपोपोज। पॉज मतलब वहाँ पर रुकना, तो जो नीचे वाली लेयर होती है उसके नाम के पीछे आप पॉज लगा दीजिए। जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर है तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होगी वो होगी ट्रोपोपोज। फिर स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर है तो उन दोनों के बीच की बाउंड्री क्या हो जाएगी, स्ट्रेटोपोज। फिर मेसोफियर और थर्मोस्फियर है तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री हो जाएगी मेसोपोज। ऐसे ही नेक्स्ट वाली हो जाएगी थर्मोपोज। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सो अ नैरो बाउंड्री सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम ट्रोपोस्फियर, तो वो गया ट्रोपोपोज। फिर लोअर पार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, लेकिन अपर पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। यहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं होते, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में डस्ट और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। कन्वेक्शन करंट्स भी नहीं होता है, तो वेदर फिनोमेना भी नहीं होता है यहाँ पर। तो इस वाले जोन में, इस वाले स्फीयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना होता ही नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है, लाइटनिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है एक तरह से, तो वहाँ पर एरोप्लेन आराम से फ्लाई कर सकते हैं। ओजोन एब्जॉर्ब से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। अभी जो ओजोन लेयर होती है ये भी कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रखती है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेयर मेसोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है, इसकी हाइट होती है अबाउट 80 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोपोज, ये मैंने बता ही दिया है आपको अभी कि स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री होगी दैट इज स्ट्रेटोपोज। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। रेडियो ट्रांसमिशन इज़ पॉसिबल इन दिस लेयर, यहाँ पर जो रेडियो ट्रांसमिशंस होता है, जो हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो इस वाले लेयर से मिलते हैं। ओके, सो रेडियो ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर। मीटियोर्स एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस बर्न इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो मीटियोर्स होते हैं, जो शूटिंग स्टार्स जिन्हें हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा,
ओके, सो मीटियोर्स जो होते हैं वो कहाँ पर बर्न होते हैं, इस वाली लेयर पे आकर वो बर्न हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर। ये मेसोस्फियर के ऊपर होती है, इसकी हाइट होती है 450 किलोमीटर तक। टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब जैसे जैसे हम और हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होने लग जाता है। ऑल्सो नोन एज आइनोस्फियर एज इट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। इस लेयर को आइनोस्फियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। सो जो आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, इसकी हाइट होती है अबाउट 1600 किलोमीटर। ग्रेजुअली मर्जेस विद इंटरप्लानेटरी स्पेस, मतलब यहाँ पर पूरा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। जो वो हमारे स्टार्स और जितने भी प्लैनेट्स वगैरह जो भी होते हैं ये एक्सोस्फियर के साथ होते हैं। एक्सट्रीमली रेयरफाइड लेयर गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम, जो सबसे लाइट गैसेस होती है हाइड्रोजन और हीलियम, वो इस लेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, आया समझ में आपको ये सब? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है किसी भी जगह की। अब वेदर और क्लाइमेट हम इंटरचेंज इस वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है फॉर अ स्मॉल प्लेस और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो हम डे टू डे बात करते हैं या घंटों की बात करते हैं कि अभी मौसम ऐसा है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, आज का वेदर ऐसा था, कल ऐसा था वेदर, तो वो हम वेदर वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं। जो हम डे टू डे या आर टू आर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है वो होता है वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है लार्जर एरिया की लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट का, तो डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है कि वो हमेशा गर्मी रहती है, वहाँ पर मोस्टली टाइम तो गर्मी ही रहती है। अंटार्कटिका का ले लेते तो वहाँ पर मोस्टली टाइम ठंड ही रहती है। तो वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। ओके, सो ये डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर को हम डे टू डे वर्ड के लिए यूज़ करते हैं और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर और क्लाइमेट आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। ये जो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी, ये डिटरमाइन करते हैं वेदर और क्लाइमेट को। सो फर्स्ट इज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इज रेफर्ड एज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की एयर के अंदर, वो होता है टेम्परेचर। कि गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, कितना है, कैसा है, तो वो होता है हमारा टेम्परेचर। ओके, सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ रेडिएट्स हीट एनर्जी नॉन एज सोलर रेडिएशन। सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हीट एंड लाइट का। सो वो जो एनर्जी रेडिएट करता है, हीट रेडिएट करता है, उसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। तो कितनी रिसीव करती है अर्थ? 1 in 2 billion parts of total radiation of the sun, as it is very small in comparison to sun and is about 150 million kilometer away from it. Insolation is the amount of solar energy received by the earth. इंसोलेशन क्या होता है? जितनी अमाउंट में, जितनी क्वांटिटी में सोलर एनर्जी रिसीव करती है अर्थ, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। It depends on the inclination of the sun's rays and duration of daylight varies from place to place, time to time of a year. ये किस पर डिपेंड करता है? इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। जो सन रेज आ रही है तो वो किस टाइम पीरियड में आ रही है? डे लाइट में आ रही है। तो ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है और टाइम टू टाइम भी वैरी करता है पूरे ईयर में। क्यों? क्योंकि अर्थ तो रोटेट करती है। सो वो टेम्परेचर अर्थ का चेंज होता रहता है। The factors that control the temperature of a place are latitude, altitude, distance from sea, winds, ocean currents, clouds, relief, soil, slope of the land and vegetation cover. ये सारे जो factors है ये कंट्रोल करके रखते हैं टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर किससे हम मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। देखिए जो चारों फैक्टर्स दिए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी, इनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट भी बताए हैं और इनकी डिग्री क्या होती है मेजर करने की वो भी बताएं। तो ये आप अच्छे से लर्न करके रखिएगा। सो टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। और किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। ओके, टू मेजर द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे। एक डे का हमें अगर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर
मेजर करना है तो वो किससे करते हैं? 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर इज़ यूज्ड। ये थर्मामीटर का नेम है, इससे मेजर किया जाता है। द डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे। जो डायगोनल रेंज होती है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर का डायगोनल रेंज होता है वो बताता है कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ ईयर। पूरे ईयर में रिकॉर्ड करते तो वो एनुअल रेंज हो जाती है। अर्बन एरियाज आर हॉटर देन विलेजेस बिकॉज ऑफ द क्राउडेड सिटीज़ एंड हाई राइज कॉन्क्रीट हाउसेज दैट ट्रैप द हीट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिटीज़ होती है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है बजाय विलेजेस में। विलेजेस में इतनी गर्मी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो वहाँ की हाउस होते हैं वो भी सारे कंक्रीट के बने हुए थे, सीमेंटेड होते हैं, तो वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। रोड भी सारे असफॉल्ट की होती है, मीन्स डामर की रोड होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन विलेजेस में क्या होता है, इतना क्राउड भी नहीं होता है, बहुत सारे घर मिट्टी के भी बने हुए होते हैं, यहाँ पर ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए विलेजेस में इतनी गर्मी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मीन्स द वेट ऑफ एयर। एयर का भी कुछ वेट तो होता है ना, सो एयर प्रेशर मीन्स वेट ऑफ एयर। Upper layer of atmosphere rests on the lower layers, therefore on the surface of earth air exerts maximum pressure। जो अपर लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की वो किसके ऊपर होती है? लोअर लेयर्स के ऊपर होती है। तो जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, देखिए हम लोगों के ऊपर भी एयर का प्रेशर होता है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का भी खुद का प्रेशर होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है हमारे अंदर। तो हमारे बॉडी का प्रेशर और जो एयर प्रेशर होता है दोनों इक्वल होते हैं, तो हम उसे फील नहीं कर पाते। लेकिन एयर एक्सर्ट ज़रूर करती है प्रेशर हमारे ऊपर भी और पूरी अर्थ पर भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड कीप्स ऑन रिड्यूसिंग एज वी मूव अपवर्ड। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सी लेवल पर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो रिड्यूस होने लग जाता है, मीन्स कम होने लग जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड वाटर वेपर। ये तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब बैरोमीटर यूज़ करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ये डायग्राम में दिया हुआ है बैरोमीटर। ओके, एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड मिलीबार्स। इसको किस में मेजर करते हैं? इसकी यूनिट होती है मिलीबार की। थर्मामीटर की क्या थी? डिग्री सेल्सियस। एयर प्रेशर की है मिलीबार्स। थर्मोमीटर यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और बैरोमीटर यूज़ करते हैं एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, 2 टाइप के बैरोमीटर होते हैं, एक होता है एनेरॉइड बैरोमीटर एंड एक होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब इसमें 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स होते हैं अर्थ पर, ये पिक्चर में बताया हुआ है। ओके, एक तो होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटर पे प्रेजेंट होता है, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर होता है। फिर एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक होता है। फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है जो 60 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, मीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होता है। और एक होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक होता है। यही हम आगे विंड बेल्ट पढ़ेंगे, उसमें भी आएंगे ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। ओके, तो परमानेंट प्रेशर बेल्ट शिफ्ट स्लाइटली नॉर्थवर्ड इन समर एंड साउथवर्ड इन विंटर। जो ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट है ये स्लाइटली शिफ्ट करता है समर में नॉर्थवर्ड्स की तरफ और विंटर में साउथवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि जो अपरेंट मूवमेंट होता है सन का वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वो इन द मंथ ऑफ जून एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जो सनरेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर में, इसलिए वो स्लाइटली चेंज आ जाता है इनमें। नाउ नेक्स्ट इज विंड। एयर फ्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर ड्यू टू हॉरिजेंटल डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एयर किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? विंड हम किसको कहते हैं? जो मूविंग एयर होती है, मीन्स जो हवाएं चल रही है उन्हें हम विंड कहते हैं। तो हवाएं किस डायरेक्शन में चलती है? वो जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके,
ड्यू टू हॉरिजेंटल डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर दैट मूव्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। विंड वैन इज यूज टू मेजर विंड डायरेक्शन। अब इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? विंड वैन। एंड एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। डायरेक्शन हमें विंड का डायरेक्शन चेक करना है तो विंड वैन यूज़ करेंगे, और अगर स्पीड चेक करने की किस स्पीड से हवाएं चल रही तो उसके लिए यूज़ होता है एनेमोमीटर। अब विंड के टाइप्स बताई हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड्स। द विंड ब्लोइंग इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिवेलिंग और प्लानिटरी विंड्स। 3 मेन परमानेंट विंड्स होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, जो अभी हमने आगे पिक्चर में देखा था उसमें बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेरियोडिक विंड्स। पेरियोडिक विंड चेंज द डायरेक्शन पेरियोडिकली, मीन्स इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है पेरियोडिकली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर। दे ब्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल इन मानसून, जैसे हम देखते हैं मानसून जब आता है तो हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो होती है पेरियोडिक विंड्स। फिर नेक्स्ट इज लोकल विंड्स। लोकल विंड्स ब्लो ओवर अ स्मॉल रीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लोकल विंड्स स्मॉलर रीजन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। ये सडनली इंक्रीज और डिक्रीज कर देती है टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि वेदर में चेंजेस आते हैं। ये सीजनल विंड्स होती है और इन्हें हमने लोकल नेम्स दी है, लाइक जैसे कि इंडिया में लू कहते हैं कि गर्मी में बहुत लू चल रही है जिससे बीमार भी हो जाते हैं, तो ये लोकल विंड्स होती हैं। ओके, डिफरेंट नेम्स डिफरेंट कंट्रीज़ में दिए हुए हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स। साइक्लोन वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा, भी न्यूज़ वगैरह में उड़ीसा में आता है बार बार, वो दैट इज साइक्लोन। एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर इज नॉन एज साइक्लोन। जो लो प्रेशर एरिया होता है, जब उसके हाई प्रेशर उसको सराउंड कर लेता है तो उसे हम कहते हैं साइक्लोन। चक्रवाती तूफान जैसे गोल 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 घूमता है, देखा होगा आपने अगर लोगों ने न्यूज़ में। फ्रॉम ऑल डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो टूवर्ड्स द सेंटर इन अ स्पायरल मोशन। सभी डायरेक्शन में से स्ट्रॉन्ग विंड किसकी तरफ ब्लो करती है? सेंटर में ब्लो करती है, तो वो एक स्पायरल मोशन बना लेती है। दे कॉज मैसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ब्रिंग हैवी रेन। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ को डैमेजेस होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है और बहुत हैवी रेनफॉल होता है। हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर क्रिएट एंटी साइक्लोन। फिर जब हाई प्रेशर लो प्रेशर को सराउंड कर लेता है तो वो एंटी साइक्लोन हो जाता है। जेंटल विंड्स ब्लो आउट फ्रॉम सेंटर टू ऑल डायरेक्शन इन अ स्पायरल मोशन। उस समय जेंटल विंड्स ब्लो करती है सेंटर से सारे डायरेक्शंस में, दस रिजल्टिंग इन फाइन वेदर एंड क्लियर स्काई। तो फिर वेदर फाइन हो जाता है और स्काई भी क्लियर हो जाता है। एक साइक्लोन हो गया तो उसमें लो प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर को सराउंड करेगा, और एक एंटी साइक्लोन हो गया मीन्स उसका उल्टा हो गया तो वो हाई प्रेशर लो प्रेशर को सराउंड कर लेता है। साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये कहाँ पर डेवलप होता है? ये ओशंस में डेवलप होता है बिटवीन 8 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, टाइफून्स, विलीविलीज एटसेट्रा। ड्यू टू हाई सी सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग लेट समर्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मैनली अकर। ये सी सरफेस एरियाज में ज़्यादा होता है, जहाँ पर समर्स लेट होते हैं वहाँ पर साइक्लोन्स जनरली होते हैं। अभी एक केस स्टडी दी है ओडिशा सुपर साइक्लोन की, जो 99 में आया था, अभी रिसेंटली भी आया था अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। ओके, सो 29 अक्टूबर 1999 में आया था, बहुत ज़्यादा वायलेंट था। 4 over 36 hours winds with a massive speed of 260 km/h रैक्ड इन द स्टेट। 36 आवर्स तक था ये, और इसकी मासिव स्पीड कितनी थी? 260 km/h के स्पीड से ये विंड्स चली थी। सुपर साइक्लोन था ये, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इससे। मोर देन 10,000 पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 4 लाख लाइवस्टॉक पेरिश्ड इन दिस साइक्लोन। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी हुई थी। पिक्चर में देखिए अभी साइक्लोन बताया है कि सेंटर में से स्पाइरल मोशन में घूमता है ये पूरा। ओके, नवंबर दिसंबर 2017 में एक ओखी साइक्लोन भी आया था, जो कि ये कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक था पूरा।
Okay. Now next topic is humidity. The presence of water vapor in air is known as humidity or moisture. जो water vapor present होते हैं air में उसे हम कहते हैं humidity या moisture. Humidity vary करती है place to place and time to time. ये बहुत ज़्यादा closely related होती है temperature से. Mostly humidity in air comes through evaporation from water bodies. जो water bodies से water evaporate होता है वहाँ से ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है. हाई टेम्परेचर कॉजेज हाई रेट ऑफ इवोपरेशन रिजल्टिंग इन हाई ह्यूमिडिटी. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी हाई हो जाएगा. कैसे टेम्परेचर कैसे हाई होगा कि सनरेज आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पानी भी जल्दी गर्म हो जाता है तो वो जल्दी इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी हाई हो जाती है. सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज़ लो इट विल रिजल्ट इन लो ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. अब इसको किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से. ओके. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एयर कन्वर्ट्स वाटर वेपर इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट. कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारा आपने वाटर साइकिल में पढ़े हैं. ओके. क्लाउड्स, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन. ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कंडेंसेशन के. वाटर वेपर जो होता है एयर में वो changes into minute droplets of water due to continuous condensation. continuous condensation होता है तो water vapor minute droplets में condensed होना start हो जाते हैं. ये small droplets फिर जब वापस मिलते तो bigger drops बन जाती है जो कि बहुत ज़्यादा heavy हो जाती है, वो float नहीं कर पाती है और फिर वो नीचे बैठना start हो जाती है जो कि हम जैसे कहते हैं precipitation. रेन, स्नो, स्लीट, हेल आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. अब प्रेसिपिटेशन को किससे मेजर रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं? रेन गेज से. रेन गेज इज यूज्ड टू मेजर रेनफॉल. ओके. 3 टाइप्स के रेनफॉल बताई गई है: कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल ड्यूरिंग डे टाइम एज एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ हॉट सर्फेस ऑफ अर्थ इट गेट्स हीटेड विथ. ओके. सो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? जब दिन के टाइम एयर किसके कांटेक्ट में आती है? हॉट सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ का सरफेस हॉट होता है, दिन में सनरेज आती है तो अपनी अर्थ गर्म हो जाती है. तो जब एयर उसके कांटेक्ट में आती है तो वो भी गर्म हो जाती है. तो वो हीट एयर जब गर्म होगी तो वो लाइट हो जाएगी, वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगी. इट कूल्स डाउन एट इट रीचेस द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जब वो अपर लेयर पर पहुँच जाएगी एटमॉस्फेयर की तो वो वहाँ पर जाके फिर कूल हो जाएगी. द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट्स इन रेनफॉल एज अ हैवी डाउनफॉल. फिर जब कंडेंसेशन होगा तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फिर रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जो सडन रेनफॉल होती है इसके साथ क्या होता है? लाइटनिंग और थंडरिंग होती है. तो इस रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये इक्वेटोरियल रीजन में रेगुलरली होती है और इसे हम कहते हैं 4 o'clock रेन के नाम से इसे जाना जाता है. ओके. क्योंकि हमने पढ़ा है एयर किस डायरेक्शन में मूव करती है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो. ओके. सो एयर कौन से डायरेक्शन मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. तो जब दिन में हीट अर्थ गर्म हो जाती है तो एयर वहाँ पर आके टकराएगी तो वो लाइट हो जाएगी, वो भी गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर चली जाएगी. ऊपर जाके फिर वो कूल हो जाएगी तो वहाँ पर उसका फिर वेट हैवी हो गया तो वो फिर से नीचे आएगी तो वो उससे रेनफॉल होती है क्योंकि जो ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस कंडेंस होकर नीचे आ जाते हैं. फिर नेक्स्ट है रिलीफ रेनफॉल. एज वार्म मॉइस्ट एयर मीट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन इट मूव्स अपवर्ड्स एंड स्टार्ट कूलिंग. द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. द साइड ऑफ माउंटेन फेसिंग द विंड. अब ये जो माउंटेन वाला रीजन होता है तो जब विंड माउंटेन रीजन के एक साइड से टकराती है तो वहाँ पर उसे मैक्सिमम रेनफॉल होती है. और जो अदर साइड होती है जिधर विंड्स नहीं टकरा पाई वहाँ पर रेन शेडो एरिया हो जाता है, वो वहाँ पर बहुत लिटिल रेनफॉल होती है. इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं. ये जो मानसून होता है इंडिया में वो इसका एग्जाम्पल है रिलीफ रेनफॉल का. और लास्ट वाली है साइक्लोनिक रेनफॉल जिसमें वार्म एयर किससे मीट करती है? कोल्ड एयर से मीट होती है उसका, तो वो कोल्ड एयर बढ़ जाती है. इट राइजेज अबाउट द कोल्ड एयर. वो कोल्ड एयर से ऊपर चली जाती है. दिस राइजिंग वार्म एयर कूल्स एंड कंडेंसेस विच कॉज रेनफॉल. फिर जब वार्म एयर फिर से कूल होती है, कंडेंस होती है तो फिर रेनफॉल होता है.
इसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं और ये कहाँ पर होती है, मिड लैटिट्यूड्स और ट्रॉपिकल सीज में। ओके।